गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। जब मैंने आपको बताया महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ में स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ और स्थापत्य और साहित्य की उपलब्धियों के कारण ही कुंभा के काल को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं। किसके लिए? स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। मैंने आपको बताया था कुंभा ने 84 मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84, जिसमें से 32 दुर्गों की जो बनवाया, किसने बनवाया? कुंभा ने बनवाया। और इस बात के स्रोत या इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि भीलवाड़ा के एक कवि हैं श्यामल दास जी, जिन्होंने वीर विनोद नामक पुस्तक लिखी है। और उस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। और उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। उन दुर्गों में कौन कौन से प्रसिद्ध है? अचलगढ़ आबू का दुर्ग, बसंती दुर्ग सिरोही के पास, मोहम्मद का दुर्ग भीलों की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए बनाया है ना। मेवाड़ का दुर्ग मेरों की शक्ति को संतुलित करने के लिए बनाया। और एक बनाया उन्होंने कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसका जो परकोटा है 36 किलोमीटर लंबा है। और उस परकोटे की जो दीवार की चौड़ाई है वो है 7 मीटर या लगभग 21 फुट। उसके ऊपर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई उनके दुर्गों के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो दीवार है कुंभलगढ़ के परकोटे की दीवार संसार की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। तो आपके मन में प्रश्न ये आया हो, कल उसका जवाब भी मैंने दिया था कि संसार की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की महान दीवार को हम संसार की सबसे बड़ी दीवार मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो संसार की दूसरी बड़ी दीवार है वो हम मानते हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग का परकोटा, जो कितना है? 36 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए। तो हमने ये पढ़ा श्रृंगार चौरी, कुंभा श्याम मंदिर है ना, और उन्हीं के समय में रणकपुर के जैन मंदिर बने। और उसके बाद हमने पढ़ा विजय स्तंभ के बारे में, जो 1440 से लेकर 1448 के बीच में बनाया गया। और ये किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। और क्यों बनवाया? महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में कब की थी? 1437 में सारंगपुर विजय। उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? एक विजय स्तंभ बनाया, जो मैंने बताया 122 फुट ऊंचा था, 33 फुट चौड़ा था और उसमें 157 सीढ़ियां थी। पहली जो उसकी मंजिल थी बेटा, उसके अंदर क्या था? उस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का मंदिर था, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, और उस जो विजय स्तंभ है उस पर हमारे देवी देवताओं की, कौन से? हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक और सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या भारतीय देवी देवताओं का संग्रहालय। ठीक है, अब आप देखो स्वतंत्रता संग्राम में भी क्या है, इसका महत्व है। क्या महत्व है स्वतंत्रता संग्राम में? कि जो स्वतंत्रता संग्राम अभिनव भारत नामक एक संगठन था, उसके जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे? वो सदस्य विजय स्तंभ के नीचे देशभक्ति की शपथ लेते थे, है ना। क्यों लेते थे? क्योंकि वो इसे वीरता का प्रतीक मानते थे। मैंने जैसा आपको बताया महाराणा कुंभा एक ऐसा योद्धा थे जो कभी किसी से नहीं हारे। तो हमारे जो वीर सेनानी थे वो इसलिए इसके नीचे शपथ लेते थे कि हम भी कभी युद्ध में नहीं हारेंगे और भारत माता को आजाद कराएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, कल हमने पढ़ा स्थापत्य और आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था महाराणा कुंभा कलम, कटार और कला, है ना, इन सब के क्या थे? प्रेमी थे। कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं थे। मैंने आपको बताया 35 वर्ष के शासन काल में उन्होंने अनेकों युद्ध जीते, एक भी युद्ध नहीं हारा।
युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद भी वो इतना समय निकाल लेते थे जिससे वो अध्ययन कर सके। विद्या अनुरागी शासक थे, है ना। विद्या के प्रति अनुराग का मतलब प्रेम, विद्या के प्रति उनमें बहुत प्रेम था और इसलिए उन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि भी कहा जाता है। क्यों? जो व्यक्ति अपने काम पर ध्यान देता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि। व्यक्ति की बुद्धि दो तरह की होती है, स्थिर और एक अस्थिर। एक व्यक्ति वो होता है जो एक समय में कई बातों को सोचता रहता है। जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान अगली क्लास के लिए भी रहेगा कि मेरे को अगली क्लास में क्या पढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आप किसी दूसरी विषय के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी बुद्धि भी क्या है? स्थिर नहीं है। लेकिन कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। बेटा ये क्या है? एक अलंकार है। स्थिर बुद्धि क्या है? एक अलंकार है। और हमारे साहित्य में स्थिर, युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किसे माना है? युधिष्ठिर को माना है। युद्ध में स्थिर कौन है? युधिष्ठिर। तो कैसे है महाराणा कुंभा? युधिष्ठिर के समान है, युद्ध में भी स्थिर है, युद्ध में भी उनका मन विचलित नहीं होता। युद्ध के समय में भी जब उनको टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? अपनी कला, है ना, और अपने विद्या के बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बहुत अच्छे वीणा वादक थे महाराणा कुंभा। क्या है? बहुत अच्छे वीणा वादक थे। युद्ध के बाद जो समय मिलता था अपनी कला में उस समय को वो खर्च करते थे। एक लिंग महामात्य, जो मैंने बताया, एक लिंग जी की मूर्ति वहाँ एक जो ग्रंथ लिखा हुआ है, एक लिंग महामात्य के अनुसार वो वेद यानी चारों वेदों के ज्ञाता थे। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना, नारद स्मृति, मीमांसा, उपनिषदों में कट, येन कट, है ना, और छांदोग्य, ये सारे उपनिषदों की उनको जानकारी थी। व्याकरण के ज्ञाता थे। राजनीति और साहित्य में बड़े निपुण थे। ठीक है ना। यही नहीं कि वो वेद ही जानते थे, स्मृति जानते थे, मीमांसा जानते थे, उपनिषद जानते थे, व्याकरण जानते थे, राजनीति के भी ज्ञाता थे। उन्हें मालूम था मुझे कौन सा काम कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इसी कारण अपनी राजनीतिक बुद्धि के कारण ही गुजरात और मालवा जैसे दोनों शासकों ने जब उनके ऊपर आक्रमण कर दिया तो भी उनको पराजित करके उन्होंने भेज दिया। महान संगीतज्ञ होने के कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? महान संगीतज्ञ होने के कारण। तथा उनकी जो दूसरी उपाधि है वीणा वादन प्रवीण। क्यों? मैंने आपको बताया वो वीणा वादन में बहुत ज्यादा प्रवीण थे, है ना। ऐसा कहते हैं वो नारद को भी नचाते, वो लजाते थे, इतनी अच्छी वीणा बजाते थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वह वीणा बजाने में निपुण थे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि नारद भी ऐसा होता था कि इतना अच्छी वीणा बजाते थे कि वो नारद भी शर्मा जाए। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका, सूल प्रबंध, ये जो ग्रंथ है उनके द्वारा लिखे गए हैं। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। आप वापिस देखिए, संगीत राज पहला ग्रंथ कौन सा लिखा उन्होंने? संगीत राज। दूसरा संगीत मीमांसा, तीसरा संगीत क्रम, चौथा दीपिका, पांचवा सूल प्रबंध। ये उनके लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। और संगीत राज जो उन्होंने लिखा है ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ के 5 भाग हैं। ठीक है ना। तो संगीत राज के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की। चंडी शतक एक हमारा पौराणिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ की उन्होंने व्याख्या की, मतलब उसके ऊपर टीका लिखी। यानी चंडी शतक को पढ़कर उसको अपने विचारों में ढाला। ठीक है। उन्होंने जयदेव के संगीत ग्रंथ जय जय देव हरे, है ना, जयदेव के बारे में आपको मालूम है, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। ठीक है ना। जयदेव ने क्या लिखा? गीत गोविंद लिखा। और ऐसा कहा जाता है कि जब गीत गोविंद का मंगल गीत जय जय देव हरे, है ना, सुत कमला धृत धामनी, है ना, ये वाला जो गीत गाते थे जयदेव। जयदेव क्या थे? सल्तनत काल में एक डाकिया थे।
क्या थे, डाकिया थे। जब ये अपने घोड़ों पर जाते थे डाक देने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा तीव्र गति से अपनी डाक को पहुंचाया करते थे और उस समय गीत गोविंद की रचना को गाया करते थे, जो मैंने आपको बताया जय जय देव हरे। तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे भागते थे। ठीक है, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़कर कुंभा ने उनके ऊपर भी टीका लिखी। इसका मतलब क्या है कि कुंभा एक बहुत बड़े भक्त भी थे। आपको मालूम है वो शंकर भगवान के भक्त थे। ठीक है, उसके बाद है सारंगदेव ने संगीतकार की टीकाएं भी लिखी। ये सारंग संगीत रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है सारंगदेव का, संगीत रत्नाकर। तो उन्होंने यही नहीं कि धार्मिक ग्रंथों पर भी टीका लिखी, उन्होंने संगीत रत्नाकर जो सारंगदेव ने लिखा उसके ऊपर भी उन्होंने क्या लिखी, अपनी टीका लिखी, यानी अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है ना। कुंभा ने अलग अलग भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की। आपको बताया कन्नड़, मलयालम, है ना, संस्कृत, मेवाड़ी, ये बहुत सारी भाषाओं के कुंभा जानकार थे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ही भाषा का जानकार था, इसने एक ही भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की। नहीं, हम कह सकते हैं कुंभा ने अलग अलग भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की। कितने नाटक लिखे उन्होंने? 4। कितने नाटक लिखे में? 4। अब बेटा एक लिंग इसकी रचना की कुंभा ने राणो रासो। राणो रासो का मतलब है विद्वानों का संरक्षक। कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? राणो रासो, यानी विद्वानों का संरक्षक। कहने का मतलब ये है कुंभा का जो दरबार था उसमें बहुत सारे विद्वान कलाकार, है ना, आश्रय पाते थे। ठीक है, उसके बाद है उसके दरबार में एकलिंग महामात्य के लेकर कान्य व्यास। आपको मैंने बताया था जो हमने ऊपर जो बात करी है, एकलिंग महामात्य के अनुसार उस क्या है, वेद का, स्मृति का, मीमांसा का, उपनिषद का, व्याकरण का, राजनीति का और साहित्य का ज्ञाता था। कौन? कुंभा। ये किसने लिखा है? एकलिंग महामात्य में लिखा है। और उसी एकलिंग महामात्य की रचना किसने की है? कान्य व्यास ने की है। ये एक बहुत बड़े कवि थे और इन्हीं के दरबार में प्रमुख वास्तु शास्त्री मंडन रहा करते थे। कौन रहते थे बेटा? मंडन रहा करते थे। और मंडन ने भी क्या है बेटा? 5 वास्तु ग्रंथों की रचना की है। मंडन ने कितने? 5-6 वास्तु ग्रंथों की रचना की है। जो कौन से हैं? देवमूर्ति प्रकरण, या इसको बोलते हैं रूपावतार। देवमूर्ति प्रकरण में क्या है बेटा कि जब हम किसी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना करते हैं, हमारे जैसे आपके मन में आया कि मुझे शंकर भगवान का परिवार पधराना है, ठीक है ना, शंकर, या आपकी इच्छा आई कि मुझे राम जी का दरबार पधराना है, या आपकी इच्छा हुई मुझे हनुमान जी की मूर्ति लगवानी है, या आपकी इच्छा हुई मुझे राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगवानी है, या इनका मंदिर बनवाना है, तो उसकी जो सारी विधियां थी देवमूर्ति प्रकरण में थी कि किस प्रकार हम मूर्ति में जान डालेंगे। देखो बेटा, जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्ति क्या है? पत्थर का रूप है। तो हमारे यहाँ विद्वान क्या करते हैं? मूर्ति खरीदने के बाद में विद्वत जन पंडितों के द्वारा हम क्या करते हैं? मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। और वो जो प्राण प्रतिष्ठा है वो देवमूर्ति प्रकरण में लिखी हुई है कि कितने मंत्र होते हैं, कितना क्या है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा है प्रसाद मंडल। प्रसाद मंडल के अंदर क्या है बेटा कि आपका जो घर है, घर से बनाने संबंधित सारी चीजें हैं। रसोई कहाँ होनी चाहिए, कुआं कहाँ होना चाहिए, है ना, आपकी जो सुविधा है वो कहाँ होनी चाहिए, आपका मकान खुला होना चाहिए, है ना, बीच में से मकान ढका हुआ क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कमरों के बाहर बरामदे क्यों होने चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है राजवल्लभ, इसको भूपति वल्लभ भी बोलते हैं। फिर मुखमंडल, ठीक है, उसके बाद में वास्तु मंडल, फिर वास्तु शास्त्र और वास्तुकार नामक ग्रंथ लिखे। ये इतने सारे ग्रंथ, 5-7 ग्रंथ मैंने आपको बताए, ये किसने लिखे? मंडन ने लिखे। और मंडन कौन थे? उस समय मेवाड़ के प्रमुख वास्तु शास्त्री थे। देखो बेटा, इसी समय महाराणा कुंभा की पुत्री, जिसको मैंने बताया था आपको, रमाबाई, उसको भी क्या कहते हैं? भाग्येश्वरी कहते हैं।
रमाबाई को बागेश्वरी क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है, मैंने आपको बताया संगीत का प्रेम। इस प्रकार महाराणा कुंभा संगीत के प्रेमी थे, उसी प्रकार उनकी बेटी रमाबाई भी क्या थी, संगीत की प्रेमी थी। इस कारण उसे क्या कहते हैं, बागेश्वरी। मैं आपको 2-4 मिनट का समय देता हूँ, आप इन्हें उतार लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें आपको अगर आ जाए कि महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है, वो आप सारी चीजें ये उतार लेंगे। मैंने पहले ही बोर्ड पे बेटा इसलिए लिखा क्योंकि अगर अपन इसको एक एक चीजों पर अगर मैं लिखने बैठता तो हो सकता है कि अपना 40-45 मिनट का जो सारा है ना पीरियड, एक कालांश यही समाप्त हो जाता। लेकिन ये क्लास मेरे को कल ही खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश अपन नहीं कर पाए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में जल्दी से आपको यहाँ लिख दिया है। आप इसे उतार लीजिए, मैंने एक एक चीज इसकी आपको समझा दी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत में मुगलों के आक्रमण के बारे में, बाबर के बारे में। ठीक है बेटा, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, जब तक आप इसे लिख लीजिए, है ना। एक बार मैं आपको बोल के वापस सुना देता हूँ कि कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं थे, अपितु कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक भी थे। इसलिए उन्हें युद्ध में स्थित बुद्धि कहा जाता है। युद्ध लिखना रह गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसे यहाँ आप लिखोगे युद्ध में स्थित बुद्धि कहा जाता है। एक लिंग महावाक्य, इसके लेखक कौन है, कान्हा व्यास के अनुसार वह वेद, स्मृति, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़े निपुण थे। महान संगीतकार होने के कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादक प्रवीण भी कहा जाता है। ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वे वीणा बजाने में निपुण थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका और सूर प्रबंध उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख संगीत ग्रंथ हैं। ठीक है ना। संगीत राज के कितने भाग हैं, संगीत राज के 5 भाग हैं। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की, ठीक है ना, जयदेव के गीत गोविंद की व्याख्या की। इसके अलावा उन्होंने सारंग देव के संगीत रत्नाकर की व्याख्या की है, उस पर टीका लिखी। कुंभा ने अलग अलग भाषाओं में 4 नाटक लिखे। एक लिंग महावाक्य का जो लेखक मैंने आपको बताया था कान्हा व्यास, तथा प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन क्या थे, उसके दरबार में रहते थे। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, जिसका नाम है रूपावतार, प्रसाद मंडन, राज वल्लभ का मतलब भूपति वल्लभ, राजा से संबंधित, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र और वास्तुकार नामक ग्रंथ लिखे। कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत प्रेमी या संगीत की जानकारी होने के कारण क्या कहते हैं, बागेश्वरी भी कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो ये फटाफट आप उतार लीजिए ताकि मैं इसको हटा दूँ।
ठीक है बेटा, बता दूं? देखो बेटा, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत पर मुगल आक्रमण और उनका प्रभाव। क्या पढ़ेंगे अब हम? भारत पर मुगल आक्रमण व प्रभाव। ठीक है बेटा, ये मुगल कौन थे? ये चगताई तुर्क जाति के लोग थे, है ना? भारत में मुगल जाति का इतिहास बाबर से शुरू होता है। यह चगताई तुर्क था, मंगोलों का भी वंशज था, मंगोल शब्द जो है लैटिन के मॉन्ग से बना है, मॉन्ग से बना है, और जिसका अर्थ होता है बहादुर। जिसका अर्थ क्या होता है? बहादुर। ठीक है, अब बेटा ये भारत में किस प्रकार करेगा? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होगी? 1526 में होगी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जब बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराए। ये बेटा जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बेटा भारत में जो मुगल जाति का जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? बाबर से शुरू होता है।
ठीक है ना। बाबर के पहले भी बहुत सारे मुगल लोग रहे होंगे, लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं, भारत पर मुगल आक्रमण और उनका प्रभाव। भारत पर जिस मुगल ने पहली बार आक्रमण किया उसका नाम क्या है आपके, बाबर है। वह चगताई तुर्क था, पिता की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज, मंगोल भी था। माता कुतुब निगार खानम की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज। तो इसमें उस समय एशिया की दो प्रसिद्ध लड़ाकू जातियों का खून था, या दो लड़ाकू जातियों का ये वंशज था। मंगोल जो शब्द है वो लैटिन भाषा की किससे बना है, मोंग से बना है, MONG। मोंग का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में, बहादुर। अब देखो बाबर ने क्या किया, भारत पर अधिकार करने के लिए भारत पर 5 बार आक्रमण किया, और छठा आक्रमण उनका था पानीपत में प्रथम युद्ध। लेकिन ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्या है बाबर का परिचय पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। और उसने अगला जो आक्रमण था वो 21 अप्रैल को हुआ। कहाँ हुआ, 1526 में पानीपत। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है। और यहाँ पर उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की। बेटा ये जो पानीपत जगह है, ये इतिहास में उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए यहाँ कई बार युद्ध लड़े गए। पानीपत के मैदान में कई बार युद्ध लड़े गए, जिनमें पानीपत के 3 युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध 1526, 1556 और 1761 बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में मैं आपको आगे इसी में बताऊंगा। अभी हम क्या है बाबर का परिचय कर लेते हैं। तो बेटा बाबर का जीवन परिचय, ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी। कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है, मध्य एशिया का फरगना। पिता का नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा। पिता कौन है इनके, उमर शेख मिर्जा। ये कौन है, ये तैमूर के 5वें वंशज हैं, तैमूर के 5वें वंशज, ठीक है। माता क्या है, कुतुलुक निगार खानम, कुतुलुक निगार खानम। माता का नाम क्या है, कुतुलुक निगार खानम। ये कौन है, ये चंगेज खान की तरफ से कौन सा वंशज है, 14वां वंशज है। चंगेज खान की तरफ से बाबर 14वां वंशज है। इस प्रकार आप देखते हैं कि दो लड़ाकू जातियां, मध्य एशिया की दो लड़ाकू जातियां, एक चगताई तुर्क जिसमें तैमूर लंग हुआ है, दूसरा है चंगेज खान, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको दिख नहीं रही है, इनको मैं इधर लिख देता हूँ। चंगेज खान का 14वां वंशज।
तैमूर का 5वां वंशज। ठीक है बेटा, इसकी जो मृत्यु हुई, या राज्याभिषेक करो पहले, राज्याभिषेक कब हुआ? 1494 में 11 वर्ष की उम्र में। भारत विजय कब हुई? 1526। ठीक है ना? कब तारीख क्या थी? 21 अप्रैल। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। ठीक है, ये इसका सामान्य परिचय, आप इसे लिख लीजिए। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं बाबर का जीवन परिचय। तो अब मैंने आपको बताया बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 के दिन हुआ। ठीक है ना? इसी दिन महान संत वैलेंटाइन का जन्म भी हुआ था। और ये जो 14 फरवरी है, ये इसमें कई महान लोगों का जन्म हुआ। तो उसी 14 फरवरी को 1483 को क्या हुआ? बाबर का जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? फरगना। फरगना में इनका जन्म हुआ। पिता क्या है इनके? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये कहते हैं फरगना के शासक थे और ये तैमूर के 5वें वंशज है। माता है कुतुब निगार खान। इनकी तरफ से ये चंगेज खान के 14वें वंशज हैं। तो आपने देखा कि तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा और चंगेज खान मध्य एशिया के सर्वाधिक प्रसिद्ध वीर योद्धाओं में से थे। इनका खौफ है ना, इनकी बर्बरता दूर दूर तक फैली हुई थी। इनके बारे में ये कहावत थी कि ये आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। जैसे आप मंगोल आक्रमणों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये मंगोल एक टिड्डी दल की तरह आते हैं और टिड्डी दल की तरह भाग जाते हैं। कई इतिहासकार कहेंगे ये मंगोल आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका जो मेन मकसद था वो था लूटपाट करना। लूटा और अपने स्थान को वापस चले गए। 11 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी, जब इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा का निधन हो जाता है और 11 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ये क्या करते हैं? फरगना के शासक बन जाते हैं। लेकिन बेटा कहानी यही नहीं रुकती। इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनको क्या है, इनके विद्रोही जो लोग हैं इन्हें फरगना की गद्दी से उतार देते हैं और इनको वहां से फरगना से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। और इनकी जो प्रारंभिक विजय है वो 1504 में 10 साल तक ये भटकते रहते हैं। उसके बाद में 1504 में ये क्या करते हैं? काबुल पर विजय करते हैं और काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद ये भारत की ओर ध्यान लगाते हैं और ये चाहते हैं कि मैं भारत विजय करके मेरे साम्राज्य को बढ़ाऊं। इससे पहले अफगानिस्तान की ओर से मैंने आपको बताया था अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी आए थे। अब उसी रास्ते से मुगल भी भारत में आ रहे हैं। ठीक है, भारत की जो विजय है इन्होंने की 21 अप्रैल को। भारत विजय इन्होंने कब की? 21 अप्रैल 1526 को की और इनकी मृत्यु भारत में ही 26 दिसंबर 1530 को हुई। भारत विजय जो पानीपत की विजय थी, इस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप या गिफ्ट में दिया। इसके बाद ये क्या कह रहा है? कलंदर। क्या उपाधि मिली इनको? कलंदर। इनकी मृत्यु जब हुई तो सबसे पहले इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर वहां से इन्हें उनकी शव को निकालकर काबुल में दफनाया गया। तो हम कह सकते हैं इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? काबुल में है। तो मैं आज का टॉपिक यही समाप्त करूंगा। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे बाबर की प्रारंभिक विजय, फिर हम पढ़ेंगे पानीपत। प्रारंभिक विजयों में सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा कि यहाँ यहाँ इन्होंने विजय हासिल की। फिर पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ा सा आपको व्याख्यान देंगे।
फिर उसके बाद में हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, राणा सांगा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम राणा सांगा और बाबर के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जहाँ जाकर ये हमारा व्याख्यान और हमारा टॉपिक दोनों ही खत्म होंगे। अगर आपको आज जो चीज़ें पढ़ाई है महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित, अगर आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही हो, कोई भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहा हो, तो आप मुझे फोन से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।